myself Dr. Ashish P. Mohta, Assistant Professor in Department of Commerce and Management at Srimati Keshavbelawati Mahavidyalaya, Amravati. Today's my presentation topic is cost sheet, which is useful for MCOM and BCom level also. It is a basic concept of cost sheet. What do you mean by cost sheet? Cost sheet क्या चीज़ है? तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज शीट. शीट मीन्स क्या? तो जैसे आप लोग अपनी मार्कशीट देखते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोफार्मा रहता, वो प्रोफार्मा के अंदर ही वो दी हुई रहती, उसको बोला जाता है शीट. जैसे आप बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में भी आपको लाइबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल लिखना रहता, फिर रिजर्व सरप्लस एंड एक्स प्रोविजन एंड एक्सेट्रा, और असेट साइड पे करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी. ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है. वैसे ही अपनी मार्कशीट पे पहला अपना सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, फिर उसके बाद हिंदी और मराठी, फिर उसके बाद अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंटेंसी, यानी एक प्रोफार्मा दिया रहता. वो प्रोफार्मा के हिसाब से ही आपको सबकी बैलेंस शीट और मार्कशीट दिखेगी, उसके व्यतिरिक्त नहीं दिखेंगी. वैसे ही यहाँ कॉस्ट शीट है. कॉस्ट शीट मीन्स क्या है? शीट मीन्स एक सिस्टमेटिक प्रोफार्मा जिसमें आपको पूरी एंट्री लिखना है. और कॉस्ट मीन्स क्या? तो खर्चा, जो भी खर्चे रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, उसी को बोला जाता है कॉस्ट शीट. इंट्रोडक्शन. कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट डिजाइन्ड टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट शीट मतलब क्या है? तो एक स्टेटमेंट है, डिजाइन किया हुआ है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुआ है. पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितना खर्चा लग रहा, ये फाइंड आउट करना है, उसी के लिए अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं. It provides information relating to the cost per unit at a different stages of total cost of production. हर स्टेज पे, मतलब जो प्रोफार्मा है उसका ऐसा बनाया गया है कि आप हर स्टेज पे अपना कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. In definition, cost accounting is defined as a system of recording in accounts the material used and labor employed in the manufacture of a certain commodity or and a particular job. This definition is given by R.N. Carter. This definition you have to write as it is. We cannot change any single word or comma into inverted comma also. Importance of cost sheet. Cost sheet का importance क्या है, महत्व क्या है? Ascertainment of cost. Cost ascertain means करना मतलब क्या? तो कॉस्ट आपको कितना लग रहा हर पोजीशन पे फाइंड आउट करना, उसको ही बोला जाता है ascertainment of cost. यानी आपको खर्चा कितने रुपए आ रहा है, यह हर स्टेज पे आपको पता रहे, इसी को बोला जाता है असर्टेनिटी. कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट. जो कॉस्ट लग रहा, खर्चा लग रहा, उसको कंट्रोल करना है. कम लग रहा कि ज्यादा लग रहा, ज्यादा लग रहा होगा तो अपन कैसे कम कर सकते, कौनते उसके जो पार्ट्स है उसको अपन कम कर सकते, ये फाइंड आउट करना है. फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, यानी अपने को जो खर्चा लग रहा उसके अंदर थोड़ा नफा मिला के अपन अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते. सबमिट ऑफ अ टेंडर. टेंडर मीन्स क्या? तो एस्टिमेटेड कोटेशन. कोई कंपनी को अपने को दूसरे कंपनी को कोटेशन देना रहा तो अपने को टेंडर बनाना पड़ता. टेंडर बनाने के लिए अपने पास कॉस्ट शीट बनी हुई रहेंगी, यानी पिछले साल जो अपना खर्चा लग रहा था वो खर्चा अगर आपको मालूम रहेगा तो उसी के आधार पर आप टेंडर सबमिट कर सकते, अदरवाइज टेंडर नहीं बना सकते. इसलिए कॉस्ट शीट के आधार पर ही टेंडर बनाया जाता है. अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको मालूम है, आपने बीकॉम पढ़ के आए या बीकॉम में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज मालूम है, स्टॉक दो प्रकार के रहते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक रहता है और एक क्लोजिंग स्टॉक रहता है. ओपनिंग स्टॉक के अंदर 3 टाइप रहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी 3 टाइप रहते हैं. एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा है फिनिश गुड. रॉ मटेरियल मीन्स क्या? कच्चा माल. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो अपनी शर्ट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अपन शर्ट बनाते, तो अपने को शर्ट बनाने के लिए अपने लिए कच्चा माल क्या है? तो सबसे पहले कपड़ा ही अपना कच्चा माल है, इसको बोलते हैं अपन रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोग्रेस, जो आधा तैयार है और आधा नहीं तैयार है. जैसे कि अपनी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, अपने को आधा तैयार माल मीन्स क्या? तो शर्ट बनाने के लिए कफलिंग लगती, बाई लगती, ये जो है चीजें है ये लगी हुई नहीं है बट बची हुई बॉडी बनी हुई है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. और फिनिश गुड मीन्स क्या? जो पूरा तैयार माल है, पैक किए हुआ है, सिर्फ जस्ट ऑर्डर आई कि अपने को उसको बेचना है, उसको बोला जाता है फिनिश गुड. नेक्स्ट प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट. प्रोफार्मा कैसा रहता? तो सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ डाइडाइश कंपनी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्शन लिखना रहता, आउटपुट कितना है वो टन में, किलो में, काय में. देन उसके बाद में प्रोफार्मा.
प्रो फार्मा क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ऑक्ट्राय माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ऑक्ट्राय माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट है या फॉर्मूला है. इसको इसी प्रो फार्मा में लिखना है, अपन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. डायरेक्ट मटेरियल को दूसरा नाम है मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल यूटिलाइज, मटेरियल ये बोला जाता है. तीसरी उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल के बाद प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट वेजेस को दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस और सरफेस वेजेस, ये उसके अलग अलग नाम है. प्राइम कॉस्ट के बाद में आता प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड को दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ये अपना एक सिस्टमेटिक प्रो फार्मा, ये प्रो फार्मा के हिसाब से ही आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते आता, नहीं तो सॉल्व करते आएगा बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे. कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट, अभी आपने देखा अलग अलग प्रो फार्मा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट थे. तो पहला कंपोनेंट था प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मीन्स क्या, सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला देखा था आपने, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट का द सम टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री. जो भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड रहते वो उसके अंदर पूरे लिखे जाते, उसको प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करना रहता, उसके बाद में अपने को फैक्ट्री कॉस्ट मिलती. फिर उसके बाद में प्रो फार्मा है ऑफिस कॉस्ट का. इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ऑफिस ओवरहेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट. जो फैक्ट्री कॉस्ट रहता उसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते वो सब ऐड करे जाते और उसी को इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसी को अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. आखिरी वाला हिस्सा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. The selling and distribution cost means क्या? The cost of sales is obtained by adding the list of expenses related to selling and distribution to the cost of goods sold. जो अपने को अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला था ऑफिस कॉस्ट, उसके बाद में मिलता अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की जो लिस्ट रहती वो ऐड कर दी है तो अपने को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिलेगा. Following are the expenses not considered while preparing cost sheet. कॉस्ट शीट बनाते समय कुछ खर्चे ऐसे रहते जो आपको कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं करना रहता, बिकॉज दे आर अ फाइनेंशियल नेचर. वो फाइनेंशियली प्रकार के रहते हैं जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता. ऐसे कुछ खर्चे जो अपन कॉस्ट शीट बनाते समय उसमें एंट्रीज नहीं होती या वो कंसीडर नहीं किए जाते. जैसे कि पहला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. 3 प्रकार के इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. 2 प्रकार के टैक्सेस है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स. इनकम टैक्स, सेल टैक्स. 2 प्रकार के लॉसेस है, लॉस बाय फायर और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट और डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन भी एक प्रकार का लॉस है, अपन अपनी एसेट की कीमत कम करना वो भी एक प्रकार का लॉस ही रहता है, इसलिए उस डेप्रिसिएशन को भी लॉस कंसीडर किया हुआ है. 2 प्रकार के रिटर्न ऑफ है, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. उसके बाद में डोनेशन, फाइन्स एंड पेनल्टीज, परचेस ऑफ एनी एसेट, डिस्काउंट पेड, डिविडेंड पेड, अंडरराइटिंग कमीशन. परचेस ऑफ एनी एसेट, कोई भी अगर संपत्ति खरीदे जिसका अपने को मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं रहता है इसलिए वो कंसीडर नहीं होती. डिस्काउंट पेड, कोई डिस्काउंट पेड किया हुआ रहा तो वो एंट्री भी नहीं आएंगी. डिविडेंड पेड भी नहीं आता. और अंडरराइटिंग कमीशन. अंडरराइटिंग कमीशन मीन्स क्या रहता, जब कंपनी अपने शेयर बेचती है मार्केट में तो शेयर बेचने के लिए नॉर्मल जो कमीशन दिया जाता उसको कमीशन बोला जाता है या ब्रोकरेज बोला जाता है. बट कोई कंपनी नवी आती है ये फील्ड में जिसको कोई पहचानता नहीं, उसके शेयर बेचना बहुत भारी जाता. वो डिस्काउंट पे बेचे तो भी नहीं बिकते और कुछ भी किया तो नहीं बिकते. तो उस समय क्या करते
कि जो मार्केट में एजेंट लोग बैठे रहते उनसे कांटेक्ट करती कंपनी और उनको बोला जाता कि एक मेरे भाई शेयर है, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, मेरे शेयर की कीमत 10 रुपये है, आपको वो बेचना है बट 10,000 शेयर बेचना है 2 महीने के अंदर। वो एजेंट को बोला जाता 10,000 शेयर बेचना है 2 महीने के अंदर, ये उसको टाइम दिए हुआ और क्वांटिटी दिए हुई। अब वो एजेंट जो रहता वो अपने शेयर पूरे बेचता है। अब उसको बेचने के लिए उसको 2 महीने दिए जाते और उसको 5% कमीशन दिया। सपोज बचे हुआ नॉर्मल कमीशन जो रहता है शेयर बेचने का वो 2 रुपये है, बट इसको 5 रुपये दिया गया है। तो वो कैसे एडजस्ट करता है वो, ये जो 5 रुपये कमीशन लेगा वो पूरा का पूरा बेचेगा अगर 2 महीने के अंदर, तो उसको 5 रुपये जो ज़्यादा के 3 रुपये दिए जा रहे हैं वही अपना अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है। 2 महीने के अंदर उसको देना रहता है। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, विच आर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, depreciation, underwriting commission, return of goodwill, return of preliminary expenses, donation, fines and penalties, purchase of any asset, dividend, discount paid, underwriting commission. Thank you.